Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 11 chapter number 2 units and measurement. तो स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे, अभी तक जो वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया वो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी थी, जिसके अंदर हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में हमने 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट देखा। फर्स्ट हमने मेजरमेंट देखा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, सेकंड हमने देखा मेजरमेंट ऑफ मास। प्रीवियस लेक्चर में हम मेजरमेंट कर रहे थे मास का, तो ये मास का मेजरमेंट में हमने क्या देखा, तो कि मास का मेजरमेंट करना हो तो हमें डिफरेंट यूनिट की नीड आएगी। उसमें डिफरेंट यूनिट कौन से, तो कि हम डे टू डे लाइफ में जो मास का मेजरमेंट करते हैं वो केजी, ग्राम, मिलीग्राम में करते हैं स्टूडेंट, ओके। लेकिन हमें एलिमेंट्री पार्टिकल या तो एटॉमिक लेवल पे मेजरमेंट करना हो, ओके, तो उस केस में हम केजी, मिलीग्राम या तो ग्राम को यूज़ नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें एटॉमिक मास यूनिट की नीड रहेगी, या तो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी बोल सकते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एएमयू, ओके स्टूडेंट, जिससे हम एलिमेंट्री पार्टिकल या तो एटॉमिक लेवल पे मास का मेजरमेंट कर सकते थे, ओके स्टूडेंट। और मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हमने सिंपल बैलेंस देखा, फिजिकल बैलेंस, केमिकल बैलेंस देखा, फिर एटॉमिक लेवल पे, न्यूक्लियर लेवल पे मेजरमेंट करना हो तो हमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का नीड आएगी, ओके स्टूडेंट। तो उससे हम मास का मेजरमेंट कर सकते थे, कंपैरिजन करके भी मास का मेजरमेंट किया जा सकता है, ओके स्टूडेंट। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले मेजरमेंट ऑफ टाइम की, जो हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसमें से 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम करेंगे। उसमें हमने फर्स्ट मास का मेजरमेंट देखा, लेंथ का मेजरमेंट देखा, फिर मास का मेजरमेंट देखा। आज इस वीडियो लेक्चर में टाइम का मेजरमेंट देखेंगे। तो टाइम का मेजरमेंट करना हो तो हमें स्टैंडर्ड कैसा रखना चाहिए, हमारा जो यूनिट है वो कैसा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग आइंस्टाइन ने ऐसा बोला कि हमें ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए टाइम के मेजरमेंट में कि वो स्टैंडर्ड इट सेल्फ में क्या हो, रिपीट होते रहे, ओके, रिपीट इट सेल्फ, और वो इक्वल इंटरवल में होना चाहिए। तो वैसे को हम क्या ले सकते हैं, स्टैंडर्ड ले सकते हैं टाइम के मेजरमेंट के लिए। तो स्टार्टिंग के मतलब हम पहले के ज़माने की बात करें तो टाइम का मेजरमेंट कैसे करते थे, जब क्लॉक ही नहीं थे, वॉच ही नहीं थे, उस टाइम पे मेजरमेंट कैसे होते होंगे स्टूडेंट। हमें क्वेश्चन होता है कि चलो सर अभी तो हमारे पास क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक है, ओके, डिजिटल वॉच है, स्मार्ट वॉच भी है, तो उससे हम मेजरमेंट कर लेते हैं टाइम का। लेकिन पहले के ज़माने में कैसे करते होंगे, जब वॉच ही नहीं थे, ओके, ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं थे। तो पहले के ज़माने की बात करें तो पहले के ज़माने में जो सन की जो डायरेक्शन थी उसके ऊपर से वो लोग टाइम का मेजरमेंट करते थे। मतलब सन के वजह से, देखो सन की लाइट आती थी, वैसे हमारे जो हाउसेस है या तो हमारे जो भी बिल्डिंग्स हुआ करते थे, ओके, उस टाइम पे जो हाउसेस थे उसके जो शेडो आती थी, शेडो की लेंथ कितनी है, वो लेंथ के ऊपर से वो लोग टाइम का एजम्पशन निकालते थे कि टाइम कितना हुआ होगा। तो ये सब स्टैंडर्ड मेजर के लिए यूज़ होते थे। फिर सेंट क्लॉक आए, सेंट क्लॉक आप लोगों ने देखा होगा ऐसे, ओके, कई मूवी में दिखाते हैं ऐसे सेंट क्लॉक आता है, ओके, जो विलन्स लोग यूज़ करते हैं, ये सेंट क्लॉक आए। फिर क्या आया, तो क्या पेंडुलम क्लॉक आए। तो पेंडुलम क्लॉक कैसे, तो कि ये क्लॉक था, नीचे पेंडुलम था और पेंडुलम ऑसिलेट करता था, जैसे ऑसिलेट करेगा तो उस ऑसिलेशन के ऊपर वो टाइम मेजरमेंट होता था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम है ये थी कि ये जो थे उसमें एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब में वो इतना ज़्यादा हमें एक्यूरेट आंसर नहीं दे रहा। पेंडुलम क्लॉक में हम बात करें तो उसमें जो अनसर्टेनिटी थी वो मिनट्स में आती थी, ओके, मतलब में हम देख सकते हैं पेंडुलम पे डिपेंड कर रहा है ये क्लॉक। तो पेंडुलम की लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तो उस केस में जो क्लॉक का टाइम है वो तो चेंज हो जाएगा, ओके। तो मतलब में इसका 2 हम क्लॉक ले लें और एक का पेंडुलम लंबा हो और एक दूसरे का स्मॉल हो, तो उस केस में आपका दोनों वॉच में जो टाइम का मेजरमेंट हो डिफरेंट आएगा। तो मतलब में हम ये पेंडुलम क्लॉक का इतने ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ओके स्टूडेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ऐसे कुछ यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे जो एक्यूरेट हो। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन हम ऐसे स्टैंडर्ड की बात करें जो इट सेल्फ में रिपीट होता रहे और वो रिपीटिंग प्रोसेस है वो कैसा हो, इक्वल इंटरवल में हो। तो वैसे फिनोमिनन कौन से, तो हम देखते हैं तो कि हमारे अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करते रहते हैं, अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करता है, उसका टाइम इंटरवल फिक्स है और वो इट सेल्फ से कोई धक्का लगाने नहीं जा रहा है, ओके। तो इट सेल्फ वो रोटेशन कर अपनी एक्सिस पे ऊपर, ओके, रिवॉल्व कर अपनी एक्सिस के ऊपर, और वो उसका टाइम इंटरवल भी फिक्स है। तो वैसे को हम क्या ले सकते हैं, टाइम के मेजरमेंट के लिए ले सकते हैं। और वो टाइम कितना है, तो क्यों 24 आवर्स, 1 डे हमें पता है वो, ओके। और दूसरे फिनोमिना कि अर्थ है वो सन के अराउंड में भी क्या करता है,
रिवॉल्व करता रहता है। तो वो रिवोल्यूशन का जो टाइम इंटरवल है वो भी फिक्स होता है, वो भी कितना है तो कि 365 है। तो वो भी हम स्टैंडर्ड ले सकते हैं टाइम के मेजरमेंट के लिए। फिर जो ह्यूमन के हार्ट बीट का जो पल्स है, पल्स रेट है, वो भी क्या होता है, हार्ट बीटिंग है वो भी क्या होता है, फिक्स इंटरवल होता है। जब फिक्स इंटरवल ना हो तो उसमें क्या होगा, उसको कुछ बीमारी होगी, मतलब उसको हाई बीपी लो बीपी हो तो अलग बात है। लेकिन जो नॉर्मल हम ह्यूमन की बात करें तो उसके केस में उसका हार्ट बीट का रेट होता है वो फिक्स होता है। ओके स्टूडेंट, तो उसको भी हम टाइम के मेजरमेंट में एक स्टैंडर्ड ले सकते हैं। फिर बात करें तो कुछ ऐसे क्रिस्टल आते हैं, वो क्रिस्टल का हम ऑसिलेटर बना दें। ऑसिलेटर आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे कि ऑसिलेटर क्या होता है। नॉर्मल आपको समझना है, अभी ऑसिलेटर का मतलब होता है जिसमें से फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, मतलब में वेव्स जनरेट हो रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर रहा है वो। ओके, तो यहाँ पे हम क्रिस्टल ले रहे हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल में से हम ऑसिलेटर बनाएंगे। उस ऑसिलेटर में से जो वाइब्रेशन डेवलप होती है, जो फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है, उसका इंटरवल भी क्या होता है, फिक्स होता है। उस इंटरवल का यूज़ करके क्या बनाते हैं हम, वॉच बनाते हैं। हमारे जो वॉच होते हैं उसमें क्वार्ट्ज लिखा होता है। तो ये क्वार्ट्ज का मतलब क्या होता था कि ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल में से बना है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इसमें ऑसिलेटर लगा, और वॉच की प्राइस उसके ऊपर ही डिपेंड करेगी, जिसके वॉच का ऑसिलेटर सबसे बेटर होगा, बढ़िया होगा, ओके, उस वॉच की प्राइस भी ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल में से जो हम वॉच बनाते हैं उसमें से क्या होता है तो कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने ऑसिलेट होते रहता है। उससे क्या होगा, वो वॉच का जो इंटरवल है, मतलब वॉच के अंदर जो हैंड्स है, ओके, सेकंड हैंड है, फिर मिनट हैंड्स है, वो अपना इक्वल इंटरवल में वहाँ पे रिवॉल्व करते रहते हैं, मतलब में हमें टाइम का मेजरमेंट देते हैं। ओके, तो एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल में एक्यूरेसी कितनी है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बात करें, क्वार्ट्ज क्रिस्टल में से जो वॉच बनाते हैं, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बात करें तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल 1 सेकंड दिखाने के लिए कितनी बार वाइब्रेट होता है। तो 1 सेकंड दिखाने के लिए वो 32,768 टाइम क्या होगा, ये वाइब्रेट होता है। ओके, 1 सेकंड मेज़र करने के लिए। कौन, तो क्या क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, ओके, क्रिस्टल। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो 1 सेकंड मेज़र करने के लिए देखो हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल कितने बार वाइब्रेट होगा, तो 32,768 टाइम्स वो वाइब्रेट होगा। ओके, मतलब इतनी उसकी फ्रीक्वेंसी आपको देगा। तो मतलब में वो 1 डे के अंदर आपको 1 सेकंड की एक्यूरेसी, मतलब उसकी, मतलब 1 डे के अंदर उसकी जो अनसर्टेनिटी है, मतलब एरर है, वो 1 सेकंड की होती है। मतलब एक दिन में वो 1 सेकंड का आपको क्या देगा, एरर देगा। मतलब डिफरेंट वॉच हो गया आपके पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल, तो उनका टाइम जो है मेजरमेंट का, उसमें एक सेकंड का क्या होगा, गैप आएगा, वो गेन करेगा तो लूज़ करेगा 1 सेकंड। ओके, लेकिन हमें साइंटिफिक लेवल पे मेजरमेंट करना हो तो उस केस में हम ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल से काम नहीं चला सकते। हमें ऐसे वॉच नहीं चाहिए, हमें ऐसे वॉच चाहिए जो क्या हो, हाईली एक्यूरेटेड हो। तो हाईली एक्यूरेटेड के लिए जो साइंटिस्ट लोगों ने क्लॉक बनाए, वो क्लॉक बनाए सीजियम एटम में से। ओके, तो सीजियम एटम में से बनाए तो उसकी एक्यूरेसी कितनी हो, कितनी बार वाइब्रेट होता है, तो वाइब्रेशन होता है 9 बिलियन 19 करोड़ 26 लाख और कुछ है, आई थिंक 770 समथिंग वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन से 1 सेकंड मेजर होता है। ओके स्टूडेंट, 9 बिलियन 19 करोड़ 26 लाख 31,770 टाइम्स वाइब्रेट होगा, तब वो 1 सेकंड का मेजरमेंट करेगा। इट्स मीन्स कि जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी कम होगी, डिक्रीज होगी। ओके, जो पेंडुलम क्लॉक था वो एक ही बार ऑसिलेट करता था, एक बार ऑसिलेशन होगा तो 1 सेकंड का मेजरमेंट करेगा, इसलिए उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं थी, अनसर्टेनिटी ज़्यादा थी। लेकिन वो 1 सेकंड मेजर करने के लिए 2 टाइम ऑसिलेट होता तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती और अनसर्टेनिटी डिक्रीज हो जाती। सिमिलर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, वो 32,000 टाइम ऑसिलेट होता है, मतलब वाइब्रेट होता है, तब हमें क्या 1 सेकंड का मेजरमेंट देता है। मतलब इसकी एक्यूरेसी पेंडुलम क्लॉक से ज़्यादा है। ओके, वो हाईली एक्यूरेटेड हम बोल सकते हैं उसको, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें चाहिए। मतलब में
हमें साइंटिफिक लेवल पे मेजरमेंट करने के लिए चाहिए, तो उस केस में हम एटॉमिक क्लॉक की बात करते हैं। और एटॉमिक क्लॉक है वो सीजियम एटम में से बनाया जाता है। अभी सीजियम एटम की स्पेशलिटी ये होती है कि सीजियम एटम की जो अंदर से निकलने वाले जो रेडिएशन होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हम इंडिया के अंदर मेज़र करें या पाकिस्तान के अंदर मेजरमेंट करें या तो चाइना के अंदर मेजरमेंट करें, सभी कंट्रीज़ के अंदर उसकी जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम रहती है। तो उसमें से बनाया हुआ हमारा वॉच होगा वो सभी कंट्रीज़ में क्या बना, हमें क्लॉक बनाएंगे तो सभी कंट्री में हमें वो इक्वल टाइम मेजरमेंट करके देगा। ओके, उसमें एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी एकदम से कम है। तो अनसर्टेनिटी कितनी कम है, तो मतलब में वो 1 ईयर के अंदर वो 3 माइक्रोसेकंड की ही एरर देगा आपको। मतलब में 1 ईयर होगा तब वो 0.00003 सेकंड की एरर आपको देगा 1 ईयर के अंदर। मतलब आप देख सकते हो कि कितना एक्यूरेट है। तो साइंटिफिक लेवल के मेजरमेंट के लिए हम सीजियम क्लॉक या तो एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करते हैं। ओके, और उसकी बेनिफिट क्या है, तो कि सीजियम क्लॉक है वो हाईली एक्यूरेटेड है। मतलब 10⁻13 में से 1 पार्ट ही उसमें क्या होगा, एरर होगा। ओके, और वो जो इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है, मतलब लूज और गेन करने की जो मतलब अनसर्टेनिटी वो कितनी है, तो क्या मोर देन 3 माइक्रोसेकंड नहीं होगा। मतलब में नॉट मोर देन 3 माइक्रोसेकंड, मतलब में ईयर के अंदर 1 ईयर के अंदर वो 3 माइक्रोसेकंड से ज़्यादा कभी भी एरर नहीं देगा आपको। ओके, फिर वो इजीली रिप्रोड्यूसिबल है। कहाँ पे मिलेगा, तो कि गुड लेबोरेटरी के अंदर वो इजीली बना सकते हैं हम उसको। ओके, और उसके ऊपर फिजिकल कंडीशन की इफेक्ट नहीं होती, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, ओके, दूसरी भी एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन है वो भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करती। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सीजियम का जो एटम होता है वो चाइना में से मिले या तो इंडिया में से मिले या तो पाकिस्तान में से मिले या तो श्रीलंका में से मिले, सभी जगह पे जो उसकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी वो सेम रहती है। मतलब फिजिकल कंडीशन उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करती। मतलब इसमें से बनाया हुआ क्लॉक आपका एक्यूरेट टाइम का मेजरमेंट करेगा। तो मतलब में हम सीजियम क्लॉक बनाएंगे, सीजियम एटॉमिक क्लॉक बनाएंगे तो उसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होगी। और आप देख भी सकते हो कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है, तो कि 1 ईयर के अंदर वो 3 माइक्रोसेकंड का ही एरर देगा। मतलब अनसर्टेनिटी कितनी डिक्रीज है उसके अंदर। ओके स्टूडेंट, क्लियर है सभी को। ओके, उसके बाद कि सम टेक्निक यूज फॉर मेजरिंग टाइम इंटरवल ओवर डिफरेंट रेंज, कि हमारे डे टू डे लाइफ में डिफरेंट रेंज का मेजरमेंट करने के लिए, टाइम का मेजरमेंट करने के लिए कुछ टेक्निक्स है। उसमें इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर इसलिए कि इंडिया के अंदर जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वो फिक्स होती है 50 हर्ट्स। ओके, अमेरिका के अंदर 60 हर्ट्स है, इंडिया के अंदर 50 हर्ट्स है। वो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर का यूज़ भी आप क्या कर सकते हो, टाइम के स्टैंडर्ड का ये ले सकते हो टाइम के मेजरमेंट के अंदर। फिर इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स आते हैं जो आप लोग 12th स्टैंडर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 14 है उसमें आप डिटेल्स में स्टडी करोगे कि ऑसिलेटर के सर्किट क्या होती है और वो कैसे बनाए जाते हैं। फिर क्वार्ट्ज क्लॉक, जो क्वार्ट्ज क्लॉक हम वॉच पहनते हैं, ओके, जो वॉच पहनते हैं घर पे, जो वॉल क्लॉक होते हैं वो सभी क्वार्ट्ज क्रिस्टल में से बनाए जाते हैं। फिर एटॉमिक क्लॉक जो सीजियम एटम में से बनाए गए, ओके, जिसको हम टाइम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो वो एटॉमिक क्लॉक कहाँ मिलेगा हमें, तो इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर, ओके, जो हमारी कैपिटल है वहाँ पे एक NPL मतलब में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जिसके अंदर ये सीजियम एटॉमिक क्लॉक होते हैं। ओके, और वो सेट करते हैं इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो NPL लेबोरेटरी सेट करता है, मतलब नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जिसके अंदर एटॉमिक सीजियम क्लॉक आया हुआ है जो डिसाइड करेगा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। ओके स्टूडेंट, उसके बाद डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो हमारे सराउंडिंग में कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो उसका जो ख़त्म होने का रेट है, डीके का मतलब होता है ख़त्म होना। फॉर एग्जांपल जो कुछ आप लोगों ने देखोगे हिस्ट्री वाले, कहीं पे डायनासोर के हमें कुछ अंडे मिले, एग्स मिले, तो कितने पुराने, वो चेक करने के लिए उनका कुछ छोटा सा पीसेस लेते हैं, उसमें कार्बन का रेट देखते हैं कि कार्बन का डीके कितना है, ओके, कार्बन आइसोटॉप्स देखते हैं कि कितने हैं, उसके ऊपर से वो चेक करते हैं कि वो कितना पुराना है। तो मतलब में उससे भी आप क्या कर सकते हो, टाइम का मेजरमेंट कर सकते हो। मतलब डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट है हमारे जिसका डीके मतलब में ख़त्म होने का रेट फिक्स होता है, उसके ऊपर से आप पता कर सकते हो कि वो कितना पुराना है या तो कितना उसका मतलब में ये कितना आगे तक जाएगा। तो ये सब डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल से भी आप टाइम का मेजरमेंट कर सकते हो। ओके, और डे टू डे लाइफ में हम टाइम के मेजरमेंट के लिए मिनट, सेकंड, डे, ओके, ईयर, फिर सोलर ईयर,
फिर लुमिनर ईयर, ऐसे कुछ यूनिट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। ओके, माइक्रो सेकंड है, मिली सेकंड है, वो तो बाद में आएगा, लेकिन डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करने वाले जो टाइम की यूनिट्स है उसमें हम लेते हैं डे, ईयर, मिनट, सेकंड। ओके, फिर सोलार ईयर भी आता है, लुमिनर ईयर भी आता है। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे कुछ यूनिट्स है टाइम के मेजरमेंट में। इतना डिटेल्स हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे जितना भी टाइम के रिलेटेड जो भी नॉलेज है टाइम के मेजरमेंट के लिए, जो भी आपको नॉलेज मिलना चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ और आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे कि जो हमने पढ़ा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास और मेजरमेंट ऑफ टाइम, उसके रेंज का रेशियो मैक्सिमम और मिनिमम का। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।